हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी घटना जिसे याद करते ही आज भी मेरे जिस्म में सिहरन दौड़ जाया करती है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ अगर आप रुक गए तो कहानी वहीं खत्म नहीं होती है, और ये कहानी मेरी है। मैं अपना परिचय आपको देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंजीत है, मेरी उम्र 28 साल है और मेरा काम ड्राइवर का है। मैं खुद ही अपनी गाड़ी चलाया करता हूँ। मेरी जिंदगी का ज़्यादातर समय सड़क पर गाड़ी के भीतर हाईवे की रोशनी और अंधेरे के बीच गुजरता रहा है। भगवान की कृपा से मेरा काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन एक छोटा सा फोन कॉल मुझे डर के ऐसे साए में ले जाएगा जहां से वापस आना आसान नहीं होगा। ये लगभग 2010 की बात है। उस दिन मैं काम से दूसरे शहर गया हुआ था। 3 दिन का ट्रिप था। थकान तो थी, लेकिन मेहनत का पैसा अच्छा खासा मिल गया था। ट्रिप खत्म करके जब मैं घर लौटा तो बस यही सोच रहा था कि थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन जैसे ही मैं बैठा तभी मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, हेमंत भैया का। हमारे ही एक रिश्तेदार हैं। लेकिन उनकी आवाज सुनते ही मेरा दिल भारी हो गया। उन्होंने कहा, अंजीत, मेरे बेटे का तबीयत खराब हो गया है, उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाना है। उनकी आवाज में घबराहट थी और वही घबराहट सीधे मेरे दिल पर उतर गई। मैंने बिना एक पल सोचे फौरन जाने के लिए तैयार हो गया और गाड़ी लेकर उनके घर की ओर निकल पड़ा। करीब आधे घंटे में मैं उनके घर पहुंच गया। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा था, तभी मैंने देखा बड़े दादाजी और हेमंत भैया अपने बीच एक छोटे से बच्चे को थामे हुए आ रहे थे। बच्चे का नाम था सागर, उम्र सिर्फ 8 साल। लेकिन उस समय वो किसी जिंदा बच्चे जैसा नहीं लग रहा था। उसका शरीर बिल्कुल ढीला था, आंखें बंद और चेहरा ऐसे जैसे उसमें कोई जान ही ना बची हो। वो गाड़ी के सीट पर उन दोनों के बीच बेजुबान गुड़िया की तरह लेटा दिया गया। उस पल मेरे सीने के अंदर कुछ अजीब सा बैठ गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, भैया कहाँ ले जाना है? गाड़ी के अंदर कुछ सेकंड के लिए भयानक खामोशी छा गई। फिर दादाजी ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, तू पहले हाईवे पकड़ और पश्चिम वाले सड़क से चल। उनकी आवाज सामान्य नहीं थी। मैं चुपचाप गाड़ी चलाने लगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मेरा दिल और जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि जिस रास्ते पर हम जा रहे थे वो अस्पताल की दिशा में थी ही नहीं। शहर की रोशनियां पीछे छूटते जा रही थी, सड़कें सुनसान होते जा रही थी और अंधेरा और गहरा होते जा रहा था। मैंने फिर पूछा, दादाजी अस्पताल तो इधर है ही नहीं, बताइएगा तो कहाँ जाना है? इस बार दादाजी ने मेरी तरफ देखे बिना कहा, तू बस गाड़ी चलाते रहे। मैं गाड़ी कभी दाएं कभी बाएं चलाते रह गया उनके आदेश पर। लेकिन जैसे उन्हें खुद ही नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं, या फिर वो जानबूझकर मुझे किसी और जगह ले जा रहे थे। गाड़ी के शीशे के बाहर घना अंधेरा फैल चुका था और मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ये अस्पताल नहीं है तो हम जा कहाँ रहे हैं? और तभी मुझे एहसास हुआ, हम जिस रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे वहाँ अब सड़क नहीं रह गया था। वो घने जंगल के बीचों बीच जाती एक काली लकीर बन चुका था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, इतने घने कि हेडलाइट की रोशनी भी उनके बीच घुट सी जा रही थी। और तभी एक अंधेरे के बीच एक अजीब सा ढांचा दिखाई दिया। पहली नजर में वो किसी मंदिर जैसा लगा, लेकिन नहीं,
उसे मंदिर कहना शायद मंदिर का अपमान करना होगा। वो कोई पूजा स्थल नहीं था, वो तांत्रिक क्रियाओं की जगह थी। दीवारें काली पड़ चुकी थी, दरवाजों पर अजीब अजीब निशान और हवा में धूप या अगरबत्ती नहीं, कुछ सरासा जलासा गंध फैली हुई थी। मेरे दिल ने जोर से कहा, ये जगह ठीक नहीं है, ये है क्या? जैसे ही हम उस लोहे के गेट के पास पहुंचने वाले थे, तभी अचानक पीछे से एक ऐसी आवाज आई जिसने मेरे हाथ कार पर जकड़ दिए। ये आवाज सागर की थी, धीमी नहीं, चीख भी नहीं, बल्कि एक अजीब टूटी फूटी आवाज में वो बोल रहा था, पापा अभी तुरंत गाड़ी वापस ले, मुझे मैं सन्न रह गया। मैंने शीशे से उसकी ओर देखा। वो आवाज आधी सागर की थी और आधी किसी और की, जैसे दो गले एक साथ बोल रहे हों। ये मेरे लिए काफी अजीब था। और तभी मैंने देखा सागर की आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगी, पूरी तरह सफेद, ना पुतली ना कोई भाव, बस खाली मृत आंखें। मेरी सांस अटक गई। इसके बाद सब कुछ काफी तेजी से हुआ। बड़े दादाजी और भैया उसे जबरदस्ती गाड़ी से उतारने लगे। मुझे कहा गया, तू यहीं बाहर रुका रहे। मैं गाड़ी पर ही बैठा रहा, दिमाग बिल्कुल सुन, दिल बेकाबू। और तभी उस तथाकथित तांत्रिक मंदिर के भीतर से 4 लोग बाहर आए। चारों के चेहरे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके भाव अजीब लग रहे थे। वो सागर को पकड़ने लगे और तभी जो हुआ वो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं। उस 8 साल के बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आई कि 4 नहीं, 5 नहीं, 6 लोग भी काबू नहीं कर पा रहे थे। वो छटपटा रहा था, चीख नहीं रहा था, बल्कि गले से अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। और मैं ये सब गाड़ी के शीशे से उस पार देख रहा था और मैं सोच रहा था कि एक बच्चे में इतनी ताकत आखिर आई कहाँ से। दादाजी ने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा, बस उंगली से मुझे इशारा किया, यहीं रुके रहना। मैं गाड़ी के अंदर पसीने से भीगा बैठा था, दिमाग में बस एक ही सवाल, ये सब हो क्या रहा है? और तभी दादाजी हड़बड़ाते हुए मेरी ओर आए। उनका चेहरा डरा हुआ था। उन्होंने काफी जल्दी कहा, रंजित, हाँ, तू अब यहाँ से चला जा। हमें यहाँ और 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। 2-3 दिन, वो भी इस जगह पर? ये बात सुनते ही मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। मैंने बिना एक शब्द बोले गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन जाते जाते मुझे पीछे से अब भी महसूस हो रहा था कि जैसे कोई इस जंगल के अंदर से मुझे देख रहा हो और शायद मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहा हो। मैं पहले से ही डरा हुआ था, दिमाग में अजीब अजीब ख्याल उमड़ रहे थे। मैं बस भगवान का नाम लेते हुए गाड़ी आगे बढ़ाए जा रहा था, जैसे रास्ता नहीं मैं अपनी जान लेकर भाग रहा हूँ। लेकिन मेरी गाड़ी की पीछे वाली सीट आज मुझे एक भी पल चैन नहीं लेने दे रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां बैठा है। साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरी तरह महसूस हो रही थी। मैं शीशे में देखता वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही नजर हटाया करता वही भारीपन फिर लौट आया करता। मेरी गर्दन अपने आप पसीने से भीग चुकी थी। कुछ दूर जाने के बाद एक छोटी सी चाय की दुकान पर मैं रुका। हाथ मेरे कांप रहे थे। मैंने एक चाय और एक सिगरेट ली, धुआं खींचते हुए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, हाँ चाचा, यहाँ से वापस जाने का कोई सही रास्ता बताएंगे आप? मेरी हालत देखकर चाय वाला बूढ़ा मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। मेरी जल्दीबाजी और डर उनकी नजरों से छुपा नहीं। उन्होंने असमिया लहजे में पूछा, कोरप्रा तुम्हें और कुछ सब? इसका मतलब है कि
कहाँ से आए हो तुम और कहाँ जाना है? जैसे ही वो मेरे और करीब आए, वो अचानक वहीं ठिठक गए। उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया, आंखें फैल गई, जैसे मेरे शरीर से कोई अजीब सी भारी सड़ी हुई गंध उठ रही हो। उन्होंने बिना देर किए धीमी लेकिन डर भरी आवाज में कहा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। वो आगे बोले, सीधे घर मत जाना, कहीं बाहर गाड़ी रोकना और अपने आप को और गाड़ी को धो लेना। उनकी आवाज और भारी हो गई, और मंदिर जाकर पूजा किए बिना घर पर मत जाना। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए आखिरी बात कही, और सुनो, आगे से जो छोटी सी मोह गली है ना, जिस रास्ते से तुम आए हो वहां से वापस मत जाना। ये बात सुनते ही उस पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चाचा जो बोल रहे थे वो तो मैं सुन तो रहा था, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी सागर के चेहरे पर अटका हुआ था। वही सफेद आंखें, वही टूटी हुई आवाज। मैंने घबराहट में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ चाचा, हाँ ठीक है। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, बल्कि डर टपक रहा था। मैंने जल्दी पैसे दिए और गाड़ी में बैठा, और जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, पीछे वाले सीट से मुझे लगा कोई काफी धीरे से मुझे देख रहा है। और मैं डर से सिगरेट सुलगाते हुए कार चला रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, उंगलियां ठीक से कार पर पकड़ नहीं बना रहे थे। और तभी मुझसे एक भारी गलती हो गई। मैंने वही मोड़ ले लिया, वही रास्ता, वही दिशा जहां से मैं आया था। पहले तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद एक अजीब सी बात होने लगी। मैं उसी जगह बार बार घूम रहा था। वही पेड़, वही टूटी हुई बार, वही अंधेरा, जैसे रास्ता नहीं कोई चक्र था, और जहां मैं फंस चुका था। जब अचानक मेरी चेतना वापस आई, मैंने जोर से ब्रेक मारी, भगवान का नाम लिया और किसी तरह सही रास्ता पकड़कर निकल पड़ा। तब तक घड़ी में रात के 8 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा। हेडलाइट की रोशनी बस सड़क के थोड़े से हिस्से को जबरदस्ती जगा पा रही थी। मैंने स्पीड बढ़ानी चाहिए, लेकिन कार 50 से ऊपर जा ही नहीं रही थी, जैसे किसी ने कार को पीछे से पकड़ कर रखा हो। जैसे जैसे अंधेरा और गहरा होता गया, मुझे साफ महसूस होने लगा पीछे वाले सीट पर कोई बैठा है। ये सिर्फ एहसास नहीं था, ये वजन था। सीट हल्की सी धसी हुई लग रही थी, हवा ठंडी हो चुकी थी और मेरी सांसें बिना वजह भारी हो रही थी। मैंने खुद को समझाया, ओ ये बस भ्रम है, ओह ये डर का असर है। लेकिन मैं गलत था। ऐसा लग रहा था कोई तो चुपचाप बैठा है, कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं, बस ठंडी सांसें मेरी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। मैं बार बार शीशे में देखता, कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही नजर हटाया करता, पीठ पर अजीब सा बोझ और बढ़ जाता। जैसे ही मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की और साइड पर कार को रोकने की कोशिश की, तभी एक हल्की सी आवाज काफी पास से मेरे कान में कहने लगी, चलते रहो। आवाज धीमी थी, खींची हुई, जैसे कोई सांस के साथ बोल रहा हो। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। मैं डर के मारे गाड़ी भगाता रहा, और तभी मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी। वहां एक लड़की थी, मेरे गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। उसके चाल इंसानी नहीं थे, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, और उसके बाल काफी लंबे थे, चेहरे को आधा ढके हुए, और जो हिस्सा दिख रहा था वो अस्वाभाविक रूप से सफेद था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, ना पुतली ना पलक झपकाना, सीधे मेरी आंखों में घूरती हुई। उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी और होंठों पर हल्की सी मरी हुई मुस्कान। मैं समझ ही नहीं पा रहा था, पीछे देखो या साइड मिरर से नजर हटाओ। मेरे हाथ कार पर जाम हो चुके थे, और तभी जोरदार झटका।
मेरी गाड़ी सड़क किनारे एक जगह पर टकरा गई। सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। कांच, मेरी आवाज और मेरी दुनिया। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसी पल मेरे कान में एक ठंडी सी फुसफुसाहट आई। कहा था ना, रुकना नहीं। जब मेरी आंखें खोली तो मैं अस्पताल में था। मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मेरा कंधा टूटा हुआ था और पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मैं जिंदा बच गया था, लेकिन अंदर से अब भी कांप रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर मेरे साथ हुआ क्या था? अगली सुबह एक डॉक्टर मेरे कमरे में आकर सिर्फ एक बात कहे, अजीब है, तुम्हारे एक्सीडेंट वाली रात उसी रास्ते पर और एक गाड़ी मिली है। मैंने डरते हुए पूछा, और ड्राइवर? डॉक्टर मेरी आंखों की तरफ देखते हुए बोले, वो कह रहा था तुम्हारी कार के पीछे कोई बैठा था, लेकिन यहाँ बस तुम ही तो आए हो। ये बात सुनते ही मैं कांप उठा। कुछ बोल ही नहीं पाया, बस चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप कमरे के बाहर देखने लगा। जैसे ही मेरी हालत थोड़ी बेहतर हुई, मैंने सागर के बारे में जानना चाहा, और जो मैंने सुना वो मेरे लिए सह पाना आसान नहीं था। लेकिन इस हादसे को इतने साल गुजर जाने के बाद भी मैं आज भी गाड़ी चलाता हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं अकेले अब पीछे देखने की हिम्मत नहीं करता। एक सवाल है आपसे, अगर पीछे कोई काफी धीरे से आपको कहे चलते रहो, तो क्या आप गाड़ी रोकेंगे? तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देता है कि मैं आपके लिए और ज्यादा डरावनी और सच्ची कहानियां ला सकूं। तो हम मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।